देखते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर। आयशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मुझे ये एक्सप्लेन करें, लोगों को ये एक्सप्लेन करें कि स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या है। क्या होता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप बिला वजह जाग रहे हैं, आपकी आंखों से नींद गायब है, आप या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या आप बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, क्या इशू होता है? स्लीप डिसऑर्डर कभी भी स्लीप की उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आप या तो नींद पूरी नहीं कर पाते, आपकी नींद पूरी नहीं होती, यानी आपको डिस्टर्ब नींद आती है, या आपको रुक रुक कर नींद आती है, या आपकी नींद जो होती है वो लेट आती है या आती ही नहीं है, नींद बिल्कुल उड़ जाती है। बहुत से कंडीशंस के अंदर लोगों को नींद जो है वो बहुत ज़्यादा भी आना शुरू हो जाती है, ये भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। जो कॉमन जो स्लीप के टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं वो इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया के टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। इंसोम्निया का मुराद है कि नींद बिल्कुल उड़ जाना, आपको नींद बिल्कुल ना आ रही हो। ये अक्सर का जब बहुत टेंशन या स्ट्रेस आमतौर पे हमारी लाइफ में चल रहा हो तो अब भी कॉमनली हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को क्रॉनिक डिप्रेशन यानी क्लिनिकल इशू होता है या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उनकी नींद बहुत ज़्यादा मुतासिर क्या होती इनको है। हम बीमारी कह सकते हैं? स्ट्रेस और एंजाइटी भी आप डिस्कस कर रही हैं कि इसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सिम्टम भी है, लेकिन ये खुद से भी एक अलग बीमारी के तौर पे भी इसको हम रिकग्नाइज करते हैं। इसी तरीके से हाइपरसोम्निया है जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। यानी अगर एक आम बंदा जो है इसको 5 से अगर 6 घंटे की नींद की ज़रूरत है या 8 घंटे की ज़रूरत है पूरे दिन के अंदर, तो हाइपरसोम्निया वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो तकरीबन 20-20 घंटे सोए रहते हैं, और जब वो सो के उठते हैं तब भी उनको ऐसा ही लगता है कि अभी भी नींद पूरी नहीं हुई या थकावट का शिकार होते हैं। तो ये 2 कंडीशंस कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जिस तरह आपने बहुत अच्छे से बताया पहले कि बीमारियां भी हैं, मतलब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अब मैं चाहूँगी कि वन बाय वन हम डिस्कस करें। सबसे पहले स्लीपिंग डिसऑर्डर है क्या? स्लीपिंग डिसऑर्डर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी नींद पूरी ना हो रही हो, या नींद अगर आ रही है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस है। वो किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो फिजिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है कि सांस का इशू हो जाए, बॉडी का कोई इशू हो जाए, आप उठ ना पाएँ, आपको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाएं, या आप प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से सो ना पाएँ। तो कोई भी सिचुएशन जिसमें स्लीप का किसी भी तरीके का इशू आ जाए और वो लॉन्ग टर्म हो, यानी वो 2 महीने से ऊपर ले जाए और आपको मल्टीपल टाइम्स एक वीक में हो रहा, तो वो स्लीप डिसऑर्डर बन जाता है। जैसे कि अर्लियर आई डिस्कस्ड कि किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये इशू हो सकता है। अब आप इंसोम्निया की बात कर रही हैं, जैसे मैंने एपिलेप्सी की बात की, तो मैं चाहूँगी कि एज के हवाले से भी हम एक तो चीज़ ये डिस्कस करें, और आप वन बाय वन ये जो सारी टाइप्स हैं इनको भी आप एक्सप्लेन करके बताएं कि बेसिकली इंसोम्निया क्या है, ये किन किन लोगों को हो सकता है, किस एज ग्रुप से स्टार्ट होता है, ताकि क्लैरिटी आए। इंसोम्निया को आपने अंडरस्टैंड करना है कि इंसोम्निया खुद से तो बीमारी है, लेकिन इंसोम्निया बहुत सी बीमारियों के अंदर एक बहुत बड़ा सिम्टम भी होता है जिसकी बेस पे हम उसको तशखीस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्रेस क्लाइंट आता है तो उसके जब हम पूछते हैं कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, उसमें एक सिम्टम ये होता है कि उनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया को कहते हैं, या उनका सिम्टम ये भी होता है कि उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, यानी हाइपरसोम्निया। डिप्रेशन में दोनों चीज़ें हो रही होती हैं और एंग्जाइटी में भी हो रही हैं, अदर देन बाकी सिम्टम्स जो चल रहे होते हैं। इंसोम्निया में नींद बिल्कुल उड़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 6 से 8 घंटे की ज़रूरत है तो वो वाला शख्स जो है वो मैक्सिमम 2 या 3 घंटे सो सकेगा। ठीक है। अच्छा, आई हैव सीन पीपल पर्सनली जो 2-2, 3-3 दिन तक नहीं सो पाते। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, अब हमने ये भी देखना है कि जो स्लीप है ना वो हमारे ब्रेन की और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कमी आएगी तो हमारा ब्रेन तो एक तो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, लॉजिकल नहीं हम रहेंगे, और जो बॉडी की फिजिकलिटी है उसमें भी इशू आने लग जाएंगे। अच्छा, एज फॉर मी, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, तो आई फील नम्ब। आई फील लाइक कि मेरा जो दिमाग है ना वो काम ही नहीं कर रहा है। आई फील लाइक कि आई कैन नॉट इवन स्पीक, आई फील नम्ब। तो एक बहुत अजीब सी आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका मूड भी ऑफ हो जाता है, सिचुएशन ही डिफरेंट हो जाती है। जब हम सोते हैं तो एक्चुअली हमारी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है, जो हमारे ब्रेन के मैकेनिज्म्स होते हैं वो रिलैक्स होकर दोबारा अच्छे तरीके से चलना शुरू होते हैं, हमारी रीजनरेशन हो रही होती है, न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, सोते हुए बहुत बॉडी काम कर रही होती है सो के। तो अगर हम सो नहीं रहे तो रीजनरेशन जो होती है, जो न्यू प्रोडक्शन होनी है सेल्स की एंड ऑल, उसमें कमी आ जाती है और इवेंचुअली एनर्जी जो होती है वो तो गेन ही नहीं होती। अच्छा, फिर इंसोम्निया किसी भी एज ग्रुप के मतलब हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है या बड़ों को, टीनेजर्स? बिल्कुल, इंसोम्निया किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर ये प्योरली बायोलॉजिकल है, यानी किसी की लाइफ में कोई स्ट्रेस या कोई और सिचुएशन नहीं चल रही, यानी कुछ बहुत सी फैमिलीज में जेनेटिकली फैमिलीज में रन करता है कि नींद के मसले मसाइल होते हैं, तो वहाँ पर देखा गया कि मोस्टली अर्ली 20s में जाकर ये शुरू होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है तो उसको शुरू होने के लिए कोई एज दरकार नहीं है, वो आपकी टीनेजर्स में भी हो सकती है, वो छोटे होते भी हो सकती है, बड़े होकर भी हो सकती है। तो ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं। तो इंसोम्निया कैन हैपन टू एनीबडी एट एनी पॉइंट, लेकिन उसकी कंडीशंस डिफरेंट होंगी, या तो खुद से ही
आ जाएगा या किसी वजह से साथ में आपको एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी रीजंस जैसे आपने बताया हो सकती हैं। वेलकम टॉपिक हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान मलिक ने, स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शो। डॉक्टर इरफान, नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना या आपकी आंखों से नींद गायब हो जाना या नींद में सोते में आपकी बॉडी का मूव ना करना या आपको पेन फील होना, ये क्या सब वाकई में बीमारी है? देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में कुछ डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि हमें सोचना ये चाहिए कि नींद क्यों इम्पोर्टेंट है। नहीं, आ क्यों नहीं रही है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर एक शख्स 60 साल का है तो 1/3 ऑफ टाइम वो सोते हुए गुजारता है, तो अल्लाह ताला ने इतना टाइम हमें नींद के लिए क्यों दिया? सो नींद बेसिकली हमारे मुताबिक इट्स अ 5th वाइटल साइन। इसको भी पूछना चाहिए। अब डॉक्टर सवाल पूछ रहा होता है कि आपकी पल्स है, ये चेक कर रहा होता है कितनी है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, तो नींद कितनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नींद के ना आने की तो बेतहाशा वजूहत है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह है वो हमारी सेल्फ क्रिएटेड वजह है। ये हमारी डिजिटल डिवाइसेस के साथ इन टच होना, हमारा वो बेड जो कि बेड हमने सोने के लिए बनाया था उसको हर एक्टिविटी के लिए हमने बना दिया, वही हमारा ऑफिस है, वहीं पे हम खाना खा रहे हैं। सो ब्रेन को मगरिब या इशा के बाद एक सिग्नल जाता है कि जी आपको अब सोना चाहिए। हमारी एक्टिविटी आप देखें, हमारी अब जो जनरेशन है उसकी एक्टिविटी उस वक्त ही स्टार्ट होती है। तो जब आप वो एक फेज क्रॉस कर लेते हैं और अगर वो बेड पे आप वही एक्टिविटी करते हैं जो कि बेड पे नहीं होनी चाहिए, तो आपको ब्रेन को तो कंफ्यूज रहता है कि किस वक्त मुझे सोना है, किस वक्त नहीं सोना। अब जो आप स्लीप की बात करें, जो हम स्लीप को डील करते हैं वो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है। आई एम द चेयरमैन ऑफ स्लीप गाइडलाइन जो पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी की है। तो ये जो स्लीप डिसऑर्डर हैं, इसका ताल्लुक बहुत हद तक मोटापे के साथ है। ये जो अभी आप सवाल खराटों का पूछ रहे थे, जो लोग ओबीज होते हैं उनमें खराटे आते हैं, उनसे उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, उनसे एक अलहदा एक डायनेमिक स्टार्ट हो जाती है, उससे एक अलहदा डिसऑर्डर बन जाती है। और ये जो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर हैं, जो ओबेसिटी से हैं, इसको हम मदर ऑफ ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि इन पेशेंट को शुगर भी होती है, इनको ब्लड प्रेशर भी होता है, इनको यूरिक एसिड भी बढ़ा होता है, डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी, एवरी डिसऑर्डर इज़ देयर इन दिस स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर। अभी जैसे आपने डॉक्टर बताया कि एक सिग्नल आता है ईशा, मगरिब या ईशा के बाद एक सिग्नल आता है कि आपको अब सो जाना चाहिए, लेकिन वो जो 9, 10 से 11 का टाइम होता है, जब वो सिग्नल आ रहा होता है तब हम वो स्किप कर देते हैं, उसके बाद हमें सुबह 4-5 बजे तक नींद नहीं आती। एब्सोल्युटली, वो क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, उसकी वजह आपका ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड उसे कहते हैं, वो क्लॉक है, वो सेट कर रहा होता है कि आप इस वक्त किस फेज में से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखें, ये सिग्नल उसी को रिसीव होगा जो बाहर देखेगा कुछ। अगर सारा दिन आप इसी स्टूडियो या इसी कमरे में एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आपके बाहर का पता ही नहीं कि सूरज निकला हुआ है या रात है, तो आप परसीव क्या कर रहे हैं। सो वो अगर मिस हो जाता है तो वो अपने आप को रीसेट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब तो ये बेतहाशा स्टडी आ चुकी हैं कि चाहे आप रात 12 बजे से पहले सोएंगे तो दैट इज़ अ गुड स्लीप फॉर यू। 12 बजे के बाद आप स्लीप जितनी मर्जी ले लें, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप वो नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो स्लीप है उसको 12 बजे से पहले आना चाहिए। और दोबारा जब वो रीसेट करता है तो वो नेचुरल रीसेटिंग नहीं होती, वो जो उसको रिक्वायर्ड टाइम होता है वो कोशिश करता है उसको पूरा करें। और ये भी याद रखें कि जो स्लीप है वो 6 to 8 आवर कंटिन्यूस है। ये नहीं कि 2 घंटे बाद उठ के स्टेटस अपडेट कर लिया, जो कोई अपनी अपडेशन कर दी, दिस इज नॉट द स्लीप। स्लीप मीन कि कंटिन्यूसली, अडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 6 to 8 आवर स्लीप। इससे कम, इससे ज़्यादा, इन दोनों की कॉम्प्लिकेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग सोते हैं जिन्हें ब्रेक्स में नींद आती है, लाइक 2 घंटे सो गए फिर उठ गए, फिर सो गए फिर उठ गए, तो ये क्या सिस्टम होता है? आप कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली आपको, तो आपने वो बता दिया, जो क्विक नैपर होते हैं इनको हम कहते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। नहीं, क्विक नैपर तो वो हो गया ना, चले दिन में सो लिया इंसान ने, फटाफट उठ गया, लेकिन रात की मैं बात कर रही हूँ। तो ये उसकी वजह ढूंढनी चाहिए ना जी। हम जो स्लीप एपनिया की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसको स्लीप एपनिया हो, नींद में उसका सांस बंद होता हो, वो ओबीज है, उसको खराटे आते हैं, वो सीधा लेटता है, उसका सांस बंद हो जाता है, वो बार बार इसी वजह से उठ रहा है, क्योंकि ये नेचुरल स्लीप तो नहीं है। 2 घंटे की स्लीप थोड़ी होती है आपकी, 6 to 8 आवर स्लीप होती है। यस, इन सम पीपल वो जेनेटिकली डिफाइंड होते हैं, वो बहुत कम नींद के बाद भी अपनी क्वालिटी अचीव कर लेते हैं, लेकिन दे आर वेरी लेस इन नंबर। जो ज़्यादा लोग वही हैं जो 6 से 8 घंटे कंटिन्यूस सोने के आदी थे, अब वैसे नहीं रहे। अब आप देख लें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये डिजिटल डिवाइस स्पेसिफिकली, और इसने हमारी सारे जो फिनोमेना उसको चेंज कर दी। हमने सोने से पहले आप डिजिटल डिवाइस देखते हैं, इन डिजिटल डिवाइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स में चलती है, जो ब्रेन एक्टिविटी है वो भी हर्ट्स में चल रही होती है। सो दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम विद यू अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंसोम्निया, आपने अपनिया की बात की, और नार्कोलेप्सी भी थी, तो ये जो सारी टाइप्स हैं स्लीप डिसऑर्डर के अंडर आती हैं, तो मैं चाहूँगी कि 1 by 1 आप क्लैरिटी के साथ ज़रा एक्सप्लेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंसोम्निया क्या है, अपनिया क्या है, और फर्दर देखिए, इंसोम्निया जो है वो ज़्यादा डॉक्टर साहब डिस्कस कर सकते हैं, तो आई विल डिस्कस मोर ऑन स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर।
तो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर क्या है? अक्सर लोग जो नींद में सोते हैं और अगर वो ओबीज होते हैं तो उनको खराटे आते हैं। याद रखें, खराटे 44% नॉर्मल पॉपुलेशन का एक पार्ट है, लेकिन वो खराटे कंटिन्यूस रिदम में होते हैं। लाइक एक खराटा ऐसा होता है कि वो पेशेंट जब खराट सीधा लेटेगा, वो खराटा आएगा उसको, और फिर वो हड़बड़ा के या वो करवट लेगा, उठ के बैठेगा, या वो एक साइड चेंज कर लेगा। सो यूजुअली ये रूटीन होती है। ये उन पेशेंट्स में होता है। 70 to 80% ये लोग ओबीज होते हैं। और बाय द वे अभी मैं सुन रहा था बड़ी डिटेल से कि वो स्नोरिंग होती है तो आप नोज़ में कुछ डाल दें तो जो स्नोरी का कंपोनेंट है वो यहाँ पे लैंड करता है। इन लार्ज टॉन्सल मेजर कल्प्रिट है, देन नेजल ब्लॉकेज। और यहाँ पे क्या होता है, किसी भी शख्स का अगर मेल का नेक साइज 17.5 से ज़्यादा या फीमेल का 16.5 से ज़्यादा है तो ये जो गर्दन के फैट है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब वो सीधा लेटते हैं तो उनकी जो फैट है वो उसको दबाती है और उसका सांस बंद होता है। इसको एपनिया कहते हैं। तो हम ये चेक कैसे कर सकते हैं? इसके लिए प्रॉपर एक लैब होती है, उसको कहते हैं स्लीप लैब, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम अवेलेबल है। अवेलेबल इन आवर गवर्नमेंट सेटअप। जी, प्राइवेट में मेरे पास भी अवेलेबल है। आई वाज वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर, अब तो आई एम जॉइन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एज प्रोफेसर। तो जनरल में भी थी, वहाँ पे भी हमने इंस्टॉल की थी, जनाब में भी है और प्राइवेट सेटअप में भी एग्जिस्ट करती है। तो ये एक स्लीप लैब इसको कहते हैं और इसकी डिफरेंट क्वालिटी होती है। जो सबसे टॉप है वो लेवल 1 स्लीप स्टडी होती है, उससे नीचे आई तो लेवल 4 तक आ जाती है। इस स्लीप स्टडी में जब पेशेंट को लटाया जाता है तो यूजुअली पहले 2 घंटे में, क्योंकि हमारे पास इस बिन 11 ईयर इन दिस स्पेशलिटी जो हम देख रहे हैं, तो मैंने आज तक नॉर्मल पेशेंट नहीं देखा। जो पेशेंट हमने सस्पेक्ट किया उसको जब लटाया तो हमें पहले 2 घंटों में पता लग गया कि सोते हुए इसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है, इसकी जो लेग मूवमेंट क्या है, एब्डोमिनल मूवमेंट क्या है, चेस्ट वॉल मूवमेंट क्या है, और इसका ऑक्सीजन लेवल कितना ड्रॉप होता है। तो हमारे 2 घंटे में एक क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है, उसको कहते हैं एपनिया। एपनिया मीन सांस का बंद हो जाना, और हाइपोपनिया के 50% वो बंद हो। इन दोनों की एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर वो एक कट लेवल से ज़्यादा हो तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, और इसके अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट प्लान डिज़ाइन होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि 80% लोग ओबीज होते हैं तो पहला मैनेजमेंट प्लान ओबेसिटी का क्या होगा? टू रिड्यूस वेट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नार्कोलेप्सी भी जो हम अब इतने सालों में शायद 2 पेशेंट है जिसको मैं क्लासिकल कह सकता हूँ कि हमने आइडेंटिफाई किया इसको नार्कोलेप्सी थी, वो भी स्लीप एपनिया था। अच्छा। प्राइमरीली उनको स्लीप एपनिया था, उसकी वजह से ये एलिमेंट डेवलप हो रहा था। तो स्लीप एपनिया का जो क्राइटेरिया है, यानी एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, एक इंडेक्स है, अगर उसको 5 मिनिमम इंडेक्स पे इस दुनिया में इसको फिल्टर किया जाए तो एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 1.2 बिलियन लोग इस बीमारी का शिकार हैं, विच इज़ सिग्निफिकेंटली हाई। और आई थिंक दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर यू कि हम इतने सालों के बाद आप ये एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिस पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, क्योंकि इसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, अमेरिका में ज़रूर है, हमारे यहाँ इसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है और इसकी एक्सपर्टीज़ बहुत कम है। फिर इसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो है वो बड़ी लिमिटेड है। अगर आप यूएसए में जाएं या यूके में जाएं तो जो स्लीप एक्सपर्ट है उससे नीचे एक स्लीप टेक्नीशियन बैठा हुआ है, जो कि एक ऐसा समझ लिया जैसे हमारा ईसीजी टेक्नीशियन है, इस तरह का टेक्नीशियन है। पाकिस्तान के अंदर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो इस तरह के टेक्नीशियन प्रोड्यूस कर रहा हो। तो इस वजह से जितने भी सेटअप हम लोगों ने जहाँ जहाँ हम बनाए हैं, मैंने उसके बाद जब हम उधर से आउट हुए, क्योंकि वो सुपरवाइज नहीं रहे, तो वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। और इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो ये जो डायबिटीज़ है, जो शुगर है, जो मोटापा है, इसमें हम जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, जब तक स्लीप एपनिया को ढूंढ के उसको ट्रीट नहीं करते, मरीज़ बिल्कुल ठीक नहीं।